हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज हुए आर ओ का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था, प्री पेपर। तो उसमें 150 क्वेश्चन का ये था, जिसमें हम जीएस पार्ट देखेंगे। तो इसकी सटीक आंसर की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो आप कितना इसमें स्कोर हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पेपर काफ़ी अच्छा हुआ आया था, यानी कि मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था, ना मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े टफ थे, नहीं तो मतलब मीडियम था। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है अगर उनको एनालिसिस किया होगा, तो वहाँ से इसमें काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिले थे। तो शुरू करते हैं, आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपके कितने-कितने क्वेश्चन हुए हैं। तो बात करते हैं जो ये सेट है, ये सेट ए है, ठीक हो गया? आप अपने सेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो यह जो था, यह नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य संकल्प पर क्या था? आधारित था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। इसके क्या थे? लेखक थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो संविधान संशोधन, जैसे कि आप लोगों को पता है, अनुच्छेद 368 में इसका क्या है? वर्णन किया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन प्रावधान करता है? तो इसका गठन का जो प्रावधान करता है, यह करता है कौन सा? अनुच्छेद 343 आई यानी कि झ। इसका हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? यानी कि निजता का जो अधिकार होता है वह आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह कौन थे? वीएन राव थे। ठीक हो गया, वीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचक करता है? यानी कि विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो किया गया है वह अनुसूची 7 के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया था? यानी कि जो देशों के सदस्य को जो सदस्य बनाया गया था वह अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो बहुउद्देशीय जो निर्धनता सूचकांक है, इसमें जो सम्मिलित नहीं होता है वह नहीं होता है प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसमें क्या होता है? सम्मिलित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ठीक हो गया, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह चलाया जा रहा है कौन सा? हर घर जल योजना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित किया गया है? तो लक्ष्य 4 के रूप में जो चिन्हित किया गया है वह किया गया है कौन सा? शिक्षा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या? ए। ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो संबंधित है वह लघु व्यावसायिक इकाइयों से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी भी बार अगर कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न पूछता है वह पूछता है नहीं है, पूछता है, और वह कौन सा इसका सही उत्तर होगा? मणिपुर। ठीक हो गया, मणिपुर से यह नहीं गुजरती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से किया गया था? तो बोकारो जो संयंत्र लगाया गया था यह रूस की सहायता से लगाया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसे पूर्वी
उत्तर पूर्व रेलवे है ये गोरखपुर, ये क्या है सही है, ठीक हो गया, ये सही सुमिलित है। पूर्व रेलवे जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ये भी सही है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेल का जो है वह बिलासपुर में है, ये भी सही है। तो जो दक्षिण पूर्व रेलवे है इसका कोलकाता में है, न कि भुवनेश्वर में, तो इसका सही नहीं है कह रहा है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दस की दर का दशक था, ठीक हो गया, यानी कि सबसे अधिक जो दस की दर वृद्धि हुई थी, जनसंख्या वृद्धि हुई थी, वह हुई थी 61 से 71, ठीक हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आहोम जनजाति जो है असम राज्य से इसका क्या है, संबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में अगर व्यवस्थित की बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाएगी कौन सी नदी, सबसे पहले इसमें आ जाएगी चंबल, ठीक हो गया, सबसे पहले आ जाएगी चंबल, उसके बाद आ जाएगी बेतवा, उसके बाद बेतवा आ जाएगी, उसके बाद केन आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगी सोन नदी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है तो कह रहा है, तो इसमें जैसे आप लोगों को सभी को पता है सोना जो है कोलार फेमस है, आप लोगों ने केजीएफ मूवी देखी होगी। उसके बाद अगला है कि कोयला जो है वो झरिया के लिए प्रसिद्ध है। लोह एस्क जो है यह गुंटूर न होकर नहीं है, ठीक हो गया, गुंटूर में क्या है, मिर्ची हेतु प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही होता है। हीरा के लिए पन्ना है, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत सर्वाधिक रहा है वह रहा है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वह कौन सा था, वह हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या, मेघालय, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही उत्तर। उसके बाद है अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है, नौवा सेवा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो ये जो स्थित है वह किस शहर में है, वह है मुंबई में, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था, तो ये जीता था किसके द्वारा, मैग्नस कार्लस के द्वारा जीता गया था, और हराया गया था भारत के कौन, प्रज्ञानंद, यानी कि आर प्रज्ञानंद जो है ये हारे थे और जीते थे कौन, कार्लस। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेल के दौरान स्वर्ण पदक जीते थे, तो 28 स्वर्ण पदक जीते थे भारत के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो अक्टूबर 2023 में थे वो राधा रतूड़ी जी थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, तो ये स्पेन ने जीता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का, वो हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा धोरडो, ठीक हो गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा गया है कि 31 अक्टूबर 2023 में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसके स्थापना दिवस पर समारोह में भाग लिया था, यह लिया था किसके, लद्दाख के, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर चंद्रमा को छुआ था उसका डैश डैश क्या नाम था, तो उस पॉइंट का जो नाम रखा गया है वह शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये समर्थ पोर्टल के माध्यम से क्या किया जा रहा है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, ठीक हो गया, यानी कि एडमिशन किया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था, तो ये संविधान के 128वें संविधान से पारित किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य वर्ष 2023 में जारी जाति आधारित जनगणना आयोग एवं प्रकाशित किया गया, यानी कि जाति आधार पर जो जनगणना की गई थी वह जनगणना करने वाला जो पहला राज्य है वह कौन सा है, वह है बिहार राज्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एशियन गेम 2023 आयोजित हुआ है, तो एशियन गेम 2023 जो आयोजित हुआ है यह हुआ था कहाँ पर, चाइना में, ठीक हो गया, हांगजाओ शहर है चाइना में, यहाँ पर हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान
किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था हमीदा रहमान को ये प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार डैश डैश को प्रदान किया गया था। तो ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ईओ के पेपर में भी ये आया हुआ था, यहाँ भी रिपीट हो गया है। तो ये मिला था नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन हुआ है? तो 2023 राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ है वह हुआ है कहाँ पर? गोवा में। ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2023 को ब्रिक्स का पूर्णकालीन सदस्य बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया है? तो पूर्णकालीन जो सदस्य है वह शामिल बनाने के लिए शामिल जो नहीं किया गया है वह किसको नहीं किया गया है? जापान को नहीं किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लाखोटियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो जो उसकी संरक्षिका के रूप में गुलेरिया ने, राजमाता गुलेरिया ने कार्य किया था किसके? कीर्ति साके। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम से स्थापित हुआ है? तो ये जिया रानी के नाम से क्या हुआ है? स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से संबंधित है? तो ये आंदोलन रवाई आंदोलन से इसका क्या है? संबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया है? तो ये कर दिया गया है किसका? नरेंद्र शहर का। तो ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र शाखा जो नगर था इसका ये किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशी राजा कहलाता था? तो हेनरी रैमजे, यानी कि जिसको राम जी के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो बॉसी सेन के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो कुमाऊं मंडल का जो तृतीय वार्षिक जो अधिवेशन था ये कहाँ पर? कोटद्वार पर हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित है? चंद्र सिंह नेगी आजाद हिंद फौज से इनका क्या था? संबंध था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गढ़वाल सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो जाड़ जो भूटिया हैं इनसे संबंध इसका है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दसौली ग्राम राजस्व संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये राजस्व संघ की स्थापना जो की थी चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चारण नाम से प्रसिद्ध है? तो चारण नाम से जो प्रसिद्ध है वो चारण नाम से किसको जाना जाता था? वो जाना जाता था शिव प्रसाद डबराल को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता? तो सुमित्रानंद पंत को गोसाई नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि सुशिर यानी कि फूक द्वारा बजाए जाने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? नागफणी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो ये होते हैं किसके? केरल राज्य के मूल निवासी होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो गढ़वाल में जो स्थित है वो कौन सा है? इसमें है जो अन्य है जैसे धौलीनाग ये कुमाऊं में है, कहाँ पर है? धौलीनाग ये बागेश्वर जनपद में, बेड़ीनाग ये भी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है, और काली पिथौरागढ़ में है। लेकिन नागनाथ पोखर जो है ये कहाँ पर है? गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपद समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करने वाला है वो कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो सोना नदी जो है कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द चिप्को मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं कौन? शेखर पाठक। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है,
2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो उधम सिंह नगर जनपद में क्या है? सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से इनको समझाइए। तो इसका सही सुमेलित करना है तो देख सकते हैं आप। तो जैसे इसमें है सतोपंत, तो सतोपंत जो है ये का इससे क्या निकलती है? अलकनंदा निकलती है। उसके बाद है गंगोत्री से ये निकलती है क्या? भागीरथी। उसके मिलम से निकलती है गौरी गंगा और नामिक से निकलती है पूर्वी रामगंगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है किस जनजाति को सौका नाम से भी जाना जाता है? तो भूटिया को सौका नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इसमें सीधे उत्तर ही उत्तर देखेंगे क्योंकि अभी क्या है हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितने आप लोगों के नंबर आ रहे हैं आप लोग उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? गंगोत्री है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे आसन जो है ये कहाँ है? जल विद्युत ये क्या है? कुल्हा है। और जो भिलांगला है ये मनेरी भाली ये क्या है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर क्योंकि जो मनेरी भाली परियोजना है किसमें है? भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? तो नैनीताल जनपद में क्या है? सर्वाधिक वन प्रतिशत है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कह रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं दयारा बुग्याल ये रुद्र प्रयाग में होकर के कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। तो सुमेलित यही नहीं है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवा ली थी। वे किस देश के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? जर्मन के निवासी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसका अगला प्रश्न है गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया था? तो 1815 में ये राजस्व लागू किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो अविभाजित गढ़वाल राज्य का जो अंतिम नरेश था प्रद्युम्न शाह था। उसके बाद अगला प्रश्न है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो कमलेंदुमती शाह क्या थे? प्रथम लोकसभा से निर्वाचित सदस्य थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड पंचायत राज संस्थान में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 50% सीटें क्या हैं यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया होता है? तो गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? उधम सिंह नगर में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। तो 7 कितना रखा गया है? जीडीपी का 2.7% रखा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना क्या है? सबसे बड़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चल रहे चारधाम परियोजना कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो चारधाम परियोजना जो कार्यक्रम है सड़क निर्माण से इसका संबंध है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पिछले पेपरों में भी आप लोगों ने ये प्रश्न देखा होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो सेब लीची माल्टा यहाँ पर होता है लेकिन नारियल जो है ये उत्तराखंड में नहीं होता है। ये जो नारियल होता है ये कहाँ पर? तटवर्ती राज्यों में होता है यानी कि तटवर्ती इलाकों में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड की वन रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो वन रिपोर्ट का महत्वपूर्ण उद्देश्य ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पर्यावरणीय स्थिति एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? तो तालाब कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड के चारधाम गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जनपदों के किस समूह में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग और चमोली में क्या है? स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? टोकोफेरॉल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। ठीक हो गया। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को डैश डैश से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के छाल से इसकी दवा को प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो उत्सर्जित नहीं करता है वो क्या करता है? प्रोटॉन नहीं करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से औषधि का उपयोग अपचय के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एंटासिड का। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या? सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक छड़ की तापी चालक डैश डैश पर निर्भर करती है। तो छड़ की सामग्री पर इसकी क्या करती है? तापी चालक निर्भर करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, OMR से अभिप्राय है। तो OMR से जो अभिप्राय है वो होता है ऑटोमेटिक मार्क रीडर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है? तो डीबगिंग कहलाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, IPv4 एड्स में डैश डैश बिट्स होते हैं। तो इसमें कितने बिट होते हैं? 32 बिट होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में 1 KB मतलब 1 KB बराबर होता है। तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की बेटियां कहा गया है? तो ये कहा गया है किसमें? अथर्व वेद में। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य का प्रथम राजधानी थी? तो मगध राज्य की जो प्रथम राजधानी थी क्या थी? राजगृह थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अम्मू स्वामीनाथन क्या थी? संविधान सभा की सदस्य थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में गौ रक्षा मंडल का गठन किया था? गौ रक्षा मंडल का गठन जो किया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उसके उद्देश्य प्राप्त में मदद की? तो वो की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी को, जो राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं किसके? गांधी जी के। उसके बाद अगला प्रश्न है, चोल राज्य का संस्थापक विजयपाल किस राज्य का सामंत था? तो ये पल्लव राज्य का क्या था? सामंत था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो अपनी आत्मकथा जो लिखी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? तो ये इसलिए चुना गया था क्योंकि क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र की जापान पर विजय की क्या थी? ये दूसरी वर्षगांठ थी। ठीक हो गया। इसका मतलब जो माउंटबेटन था इसका काफ़ी बखान किया करता था। ठीक हो गया। इसके लिए क्या ये इस दिन को क्या मानता था? काफ़ी मतलब सही दिन मानता था, यानी कि अपने उस मित्र राष्ट्रों की जो जापान पर विजय प्राप्त हुई थी तो उसके वर्षगांठ के अवसर पर इसके द्वारा क्या किया गया था? इसी दिन को चुना गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक वर्ष समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो एक वर्ष समिति का जो संबंध है वो किससे था? रेल वेद से था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वार्षिक अधिवेशन में शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? ठीक हो गया। यानी कि जो वार्षिक अधिवेशन था इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके शिक्षितों का जो मेला कहा वह किसके द्वारा कहा? लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन से अर्हताएं निर्धारित की गई हैं? तो जो निर्वाचन के लिए अर्हताएं जो निर्धारित की गई हैं वह किसके में की गई हैं? अनुच्छेद 58 में की गई हैं। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषकृत है? ठीक हो गया। यानी कि एक दलीय के रूप में जो हुआ था विशेष रूप से देखा जाता है, यानी कि 1947 से लेकर के 67 तक का जो काल था इसमें एक मुश्त राज हुआ करता था कांग्रेस का। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ए। उसके बाद अंतिम प्रश्न है 100वां, यानी कि जो जीएस रिलेटेड थे। तो एक अलग वीडियो हम बनाएंगे रीजनिंग के लिए। ठीक हो गया। इसमें हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस वाद को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान आधारित संरचना मूलभूत आधारित संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये 1973 में केशवानंद भारती वाद आया था, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर था इससे संबंधित था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। तो ये थी जो आंसर की है इस जो ARO का पेपर हुआ है इसके। तो आप लोगों के इसमें से कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब एक अलग से वीडियो में इसमें रीजनिंग के लिए बनाऊंगा और उसके बाद कितनी इसकी कट ऑफ
जा सकती है, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लेती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।